Jai Hind everyone. My name is Aditya and I welcome you all to this YouTube channel Study with AK. क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। अगर मैं बात करूं आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का जो चैप्टर था, जो हम लोग लास्ट क्लास में ही स्टार्ट कर चुके थे, उसमें से आपका जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला टॉपिक है, या कह सकते हैं विंड सिस्टम का जो टॉपिक है, वो हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो आपका एयर प्रेशर वाला टॉपिक था, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपकी आ गई थी, प्रेशर जैसे क्या होता है, प्रेशर बेल्ट वगैरह क्या हो गए हैं, फिर आपके कौन कौन से फैक्टर्स प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वो सब हम लास्ट क्लास में ही कवर कर चुके थे। और आज के क्लास में जैसा मैंने बताया, हम लोग विंड सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि आपका विंड क्या होता है, विंड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसकी वेलोसिटी को, उसके डायरेक्शन को कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रभाव डालती हैं। फिर हम लोग आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो आपकी परमानेंट विंड हो गई, ठीक है, चाहे आपकी लोकल विंड हो गई, ठीक है। और एक और विंड जो होती है आपकी सीजनल विंड। तो सीजनल विंड में आपकी जो मेन विंड आती है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो है आपकी मानसून विंड। और जो मानसून विंड है, इसको मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ाने वाला, वो हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और लोकल विंड का भी जो आपका टॉपिक हो गया ना, तो लोकल विंड में हम पहले पढ़ेंगे क्या कि आपके लैंड ब्रिज क्या होती हैं, सी ब्रिज क्या होती हैं, ठीक है। एक लोकल विंड वो हो गई। फिर हम लोग आपके वैलीज ब्रिज पढ़ेंगे, आपके माउंटेन ब्रिज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी आपकी एक विंड होती है, विंड मतलब इसी के अंदर इंक्लूड होती है, इसे हॉट विंड या कोल्ड विंड कहा जाता है, जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट एरियाज में पाई जाती हैं। तो इनके जो बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज आपका लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के अंदर सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं भैया कि आपका जो है विंड क्या होता है। विंड को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि एयर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, एयर मतलब क्या कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट होती हैं, उनके ही मिक्सचर को क्या कहा जाता है भैया, आपका एयर कहा जाता है। यानी मिक्सचर ऑफ गैसेज को ही क्या कहा जाता है, आपका एयर कहा जाता है, ठीक। अब आपकी जो एयर होती है, मैं तुमसे पूछूं एक नंबर पे, क्या ये एक जगह स्टे करती है या क्या करती है, या एक जगह मूव करती है, मतलब मूव करती रहती है। तो आप कहेंगे सर ये जो है हमेशा मूव करती रहती है, एक जगह पे क्या है, स्टे नहीं करती है, ठीक है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो गया कि मान लो एक रूम था, ऑल राइट। इस रूम में मैंने क्या किया कि इस कॉर्नर पे मैंने एक अगरबत्ती जलाया, ठीक है। अगरबत्ती भी ना समझ में आ रहा हो तो मान लो मैंने क्या किया भैया, सेंट लगाया, खूब मार के डीओ लगाया, ठीक। अब जब डीओ लगा के यहाँ पे मान लो हमारी बैठी थी मम्मी या कोई और बैठा था, क्या हुआ, मैं डीओ लगा रहा था यहाँ, बट हुआ क्या, इसकी महक जो थी पूरा यहाँ तक, मम्मी तक, यहाँ जो भी लोग बैठे थे सबके तक पहुँच गए, ठीक है। तो ये क्या बात सिद्ध करती है कि गैसेज, मतलब डीयू क्या होगी, गैस एक तरह की होगी, उसके अंदर गैसेज प्रेजेंट होती हैं। तो जब मैं लगा रहा था यहाँ, बट क्या हुई, गैस पहुंच के आपकी यहाँ तक पहुंच गए। तो ये बात ही सिद्ध करती है कि एयर जो है, ये गैसेज जो है, वो एक जगह पे स्टे नहीं करती, बट क्या होती है, वो मूव करती रहती है। एयर जो है हमारा मूव करता रहता है, ठीक। अब आपका जो एयर का ये मूवमेंट है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। आप कहोगे कौन कौन सी, तो पहला हो गया, या तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो ये क्या है भैया, वर्टिकल मूव कर सकते हैं, यानी कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का, एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेज का, उनके जो बेसिकली गैसेज के जो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका, यही क्या कहलाती हैं, आपकी विंड कहलाती हैं, ठीक है। विंड मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर वो भी किस तरीके का, आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज विंड, ठीक है। इसमें एक और डिफिनीशन होता है, कई बार आप देखेंगे कई जगह दिया रहता है कि विंड इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो, माफ करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। ये अभी हम समझते हैं आगे इसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए नॉर्मल डिफिनीशन की मैं बात करूँ तो यही होता है कि मूवमेंट ऑफ एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड, ठीक। इसके बाद जो आपका ये वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का, ये कई जगह आपका करेंट्स दे रखा होगा कि
बुक में मैंने देखा है, कई कई बुक में कहीं करंट दिया है, कहीं पे आपका बेसिकली अप ड्राफ्ट दिया हो, जो आपका ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है ना, वर्टिकल मूवमेंट यानी ऊपर की तरफ, वो अप ड्राफ्ट कहलाता है। कहीं पे डाउन ड्राफ्ट दे रखा हो, यानी ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है डाउन ड्राफ्ट कहलाता है। कहीं पे आपका कन्वेक्शन दे रखा है, कन्वेक्शन करंट दिया होगा, ठीक है। अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या है, हमें इस पे फोकस करना, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, विंड इसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, आपका एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज हो गई, और वही जब गैसेज मूव करती हैं, एयर जो मूव करती है, मूवमेंट ऑफ एयर ही क्या कहलाती है, आपकी विंड कहलाती है, ठीक। अब सवाल ये बनता है कि एयर मूव भी क्यों करती है, मतलब एयर चाहे भैया, गैसेज चाहे एक जगह स्टे भी कर सकती हैं, बट नहीं, इन्हें क्या है, इन्हें तो हमेशा भैया चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है। तो सवाल ये बनता है, ये मूव भी क्यों करती है। तो ये मूव इसलिए करती, इसको मैं सिंपल अगर तुमसे पूछूं, कोई भी चीज मूव भी क्यों करती, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो एक पेन था, ठीक है, आई होप आपको ये विजुअल हो। ये पेन, अगर मैं, ये मूव भी क्यों करेगी, अगर मैं सिर्फ हाथ अपना ऐसे रखा रहूँ, या मान लो ये हाथ नहीं, मेरा एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर आपका पेन रखा है, तो ये पेन आपकी मूव ही क्यों करेगी, मूव इस वजह से करेगी, अगर मैं टेबल पे से रखा रहूंगा, ये मूव तभी करेगी, मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, या मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अपनी टेबल जो होगी थोड़ी सी बेंड कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी सी उसकी ग्रेडियंट बढ़ा दूंगा, तभी मूव करेगी, अन्यथा ये क्या होगी, मूव नहीं करेगी। यानी किसी भी चीज को क्या है, मूव कराने के लिए हमें कोई फोर्स की जरूरत पड़ती है, या किसी भी चीज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, या कोई ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, तभी कोई चीज मूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का ले लो तुम लोग, मैं तुम्हें दो केस देता हूँ, ठीक है, तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला केस ये कहती है कि ये एक लैंड था, जिसका स्लोप वगैरह जो था एकदम 0 डिग्री था, ठीक है, यहाँ कोई भी फोर्स वगैरह कोई एक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। दूसरा केस था, थोड़ा स्लोप आपका मान लो 15 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो फोर्स वगैरह भी आपकी एक्ट हो गई, जैसे ग्रेविटी वगैरह हो गई, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई और बाकी फोर्स हो गई एक्ट कर रही थी। तो तुम खुद बताओ, एक मिनट मैं कलर चेंज कर दूं, कि ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है आपका, ये किस केस में आपका मूव करेगा। तो आपको अगर सर वाटर जो है वो पहले केस में ही क्या होगा, माफ करेगा, पहले केस में मूव नहीं करेगा, दूसरे केस में क्या होगा, मूव करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो फोर्स लगती भी तो भैया कोई डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा था, तो ये मूव कैसे करती। बट यहाँ पे आपकी मूवमेंट हो रही थी, यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा था, ठीक है। यानी ओवरऑल किसी चीज को मूव कराने के लिए हमें फोर्स या किसी चीज की डिफरेंस, उस बीच में डिफरेंस या कोई ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है, ग्रेडियंट मतलब कोई स्लोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको एयर को मूव कराने के लिए, यानी विंड की जो मूवमेंट होती है, एयर की जो मूवमेंट होती है, वो बेसिकली होती है किस कारण, आपकी प्रेशर के कारण, ठीक है। किस कारण, प्रेशर के कारण। प्रेशर तो एकमात्र होगा नहीं, मतलब प्रेशर के बीच में जब डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, ठीक है, जब यह प्रेशर कहीं पे चेंज होगा, तभी आपकी मूव करेगी, ठीक है। जैसे मान लो ये एक आइसोबार हमने पढ़ा था, आइसोबार मतलब क्या है, कि इमेजिनरी लाइन होती है जो एक समान प्रेशर को दर्शाती है। तो सपोज मान लो एक आइसोबार ये था, एक आइसोबार ये था। पहले मैंने कहा कि इसका जो मान लो प्रेशर था वो 1000 मिली बार था, इसका जो था 1000 था। तो तुम बताओ, यहाँ पे क्या विंड का मूवमेंट होगा या एयर का मूवमेंट होगा, नहीं होगा, बिकॉज प्रेशर का डिफरेंस है ही नहीं। बट यहाँ पे जैसे ही मैंने क्या किया, प्रेशर तुम्हारा 900 कर दिया, तो विंड क्या होगा, आपका हाई प्रेशर से लो की तरफ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, इतनी चीजें पहले हम आई देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, एयर मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेज को ही एयर कहा जाता है, ठीक। एयर मूव क्यों करती है, मतलब एयर जो है एक जगह स्टे नहीं रहती बल्कि मूव करती है। मूव क्यों करती है, बिकॉज प्रेशर में जो चेंज आता है, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से ये मूव करती है। अब ये मूवमेंट जो है दो तरीके का हो सकता है, पहला हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा वर्टिकल हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। और ये जो वर्टिकल मूवमेंट होता है, इसे करेंट्स कहा जाता है, या जब विंड आपकी ऊपर जा रही होती है उसे अप ड्राफ्ट कहा जाता है, नीचे आ रही होती है तो उसे डाउन ड्राफ्ट कहा जाता है, ठीक। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई भैया। अब सवाल बनता है कि मूवमेंट तो हमने करा दिया, बट मूवमेंट भी जो आपका विंड है कुछ यूं ही नहीं हो जाता, ये एक स्पेसिफिक तरीके से होता है। कैसे होता है, विंड जो है हमेशा आपकी हाई प्रेशर से, ठीक है, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ऐसा क्यों होता है, तो याद करिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कहीं भी आप हाई प्रेशर टर्म सुनो या लो प्रेशर का टर्म सुनो, तो आपके दिमाग में एक चीज बननी चाहिए, एक इमेजिन होनी चाहिए कि लो प्रेशर की जब भी मान लो, जैसे मेरा ये हाथ हो गया,
मैंने इस पे पेन बहुत तेजी से दबाया, तो क्या आप कहोगे कि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। जैसे जैसे मैंने पेन उठाया तो क्या हुआ, आप कहोगे सर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूँ हाई प्रेशर या लो प्रेशर की, आपके मन में एक इमेजिन बनना चाहिए। पहला तो ये इमेजिनेशन होना चाहिए कि हाई प्रेशर मतलब है क्या भैया, लो प्रेशर मतलब है क्या। दूसरी चीज़ है क्या, जब भी आपको लो प्रेशर दे रहा है तो वहाँ पे आप ये समझना है लो प्रेशर मतलब क्या, कि वहाँ पे जो एयर की मॉलिक्यूल जो होगी वो बहुत ही कम होगी। क्या होगी, एयर की मॉलिक्यूल जो होगी वो बहुत ही कम होगी, एंड एयर की डेंसिटी जो होगी कम होगी। और यहाँ पे हाई प्रेशर मतलब एयर की डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो क्या होता है, यहाँ पे एयर की मॉलिक्यूल कम है, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं बचा है, यहाँ पे जगह बचा है। तो जहाँ जगह बचा रहेगा, जहाँ गैप होगा, उसी गैप को फिल करने के लिए क्या होगी, आपकी यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो विंड क्या है आपकी, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और तरीके से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। मान लो ये एक हॉस्पिटल था, ठीक है, हॉस्पिटल का ये यहाँ पे एक आपका बना था, यहाँ पे एक बना था, ठीक है, एक बॉक्स बना था। यहाँ पे क्या हुआ, काउंटर था, मान लो ये काउंटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भीड़ थी, लाइन थी, वो बहुत ही बड़ी थी। यहाँ पे एक लाइन थी बहुत छोटी थी। अब तुम बताओ कि मान लो तुम यहाँ से भैया घुसे, एंट्री किए, तुमने देखा क्या कि पहले नंबर पर जो है, पहले काउंटर पे लाइन बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा लोग है, दूसरे के पे जो है बहुत कम है। तो तुम किस में जाके ऐड होगे, तुम जाके ऐड होगे क्या, दूसरे पे। तो ये भी हो सकता है ये वाले जो लोग होंगे ये भी क्या होंगे, इधर जाके ऐड होना स्टार्ट कर देंगे। जब तक ऐड होंगे तब तक क्या, कि लाइन एकदम मेंटेन ना बैलेंस में है, तब तक क्या होंगे, लोग इधर से उधर खिसकते रहेंगे लाइन को फिल करने के लिए। तो वैसे ही आपकी एयर का भी है कि जहाँ गैप क्रिएट हुआ, जहाँ हवा कम होगी, उस गैप को फिल करने के लिए क्या होंगे, आसपास के हवा आएंगे। तो ये कह देंगे ये लो प्रेशर, ये आपका हाई प्रेशर एरिया होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी मूवमेंट होगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट क्यों होता है। ठीक है, तो सिंपल आपका लो प्रेशर जो क्रिएट होता है उसको, कि हवा बेसिकली जगह उसमें क्यों क्रिएट होता है ये समझने का प्रयास कीजिए पहले। हवा जब भी देखिए, जब भी आप तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से क्या होता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सपेंड होना, हीट होना शुरू कर देंगे। हीट होंगे तो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड होंगे तो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे तो एयर क्या होगी, आपके ऊपर राइज होगी। अब जब ये पूरी एयर मॉलिक्यूल एक्सपेंड होगी, हीट होगी, ऊपर तरफ राइज होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एक गैप क्रिएट होगा। इस गैप को क्रिएट करने को यहाँ क्या कर देंगे, लो प्रेशर एरिया होगा। इस गैप को भरने के लिए आसपास से जो हाई प्रेशर एरिया होगा, जहाँ पे तापमान कम वगैरह होगा, वहां से क्या होगी, या तापमान से, देखिए तापमान से भी नहीं सिर्फ मतलब होता है और भी चीजें होती है, बट अभी के लिए सिर्फ तापमान मान के रखिए। तो क्या होगा, यहाँ से एयर मूव करना स्टार्ट कर देगी इस जगह को फिल करने के लिए। तो ये जो मूवमेंट हुआ यही आपकी विंड कहलाई, और विंड क्या हुई, आपकी हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूव की। ठीक, तो इतने पॉइंट आपको समझ में आए कि नेचुरली विंड जो है इट ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। ठीक, इसके बाद सवाल ये बनता है कि आपकी विंड जो है ये फ्लो जब ब्लो करती है या बहती है, ये जिस डायरेक्शन से बहती है ना, उस डायरेक्शन में इसका नाम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये तुम्हारा लैंड एरिया था, ठीक, और ये क्या था, आपका समुद्र वाला एरिया था। तो जब लैंड की तरफ से आपकी विंड बहना स्टार्ट हुई तो इसे क्या कहा गया, लैंड ब्रिज कहा गया। लेकिन वहीं से जब आपकी सी की तरफ से बहना स्टार्ट हुई तो इसे सी ब्रिज कहा गया। या फॉर डायरेक्शन की, मान लो ये ईस्ट विंड, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो जब आपकी इधर से विंड ब्लो करना स्टार्ट हुई तो इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया ईस्टर्ली विंड। इधर से विंड ब्लो करना स्टार्ट हुई तो इसे क्या कहा गया, वेस्टर्ली विंड। ठीक है, यानी ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि विंड आर जनरली नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो। ठीक, तो इतने पॉइंट आपको समझ में आए। इसके बाद एक और पॉइंट है आपका, क्या कि जो विंड का डायरेक्शन है ना, इससे विंड वेन नाम की एक इंस्ट्रूमेंट होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये विंड वेन, इससे नापा जाता है। और वहीं इसकी जो स्पीड है उसे एनीमोमीटर के से नापा जाता है। ठीक, किससे नापा जाता है, एनीमोमीटर से नापा जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको जैसे बताया था कि हाई प्रेशर एरिया मतलब क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। लो प्रेशर मतलब एयर मॉलिक्यूल कम होंगे। तो विंड क्या होगी, आपकी हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस हो गया, ठीक है, ये 812 आपका है, ठीक है, ये 900, ये आपका 1000। ठीक, फिर दूसरा केस क्या हो गया, ये आपका हो गया ये 900, ये 900। ठीक, फिर तीसरा केस क्या हो गया, ये आपकी 812 एक हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, ये आपकी 1000 हो गई, ये आपकी 900 हो गई। तो पहले तो तुम वीडियो पॉज करो, खुद सोचो कि पहले दूसरे तीसरे में विंड किस तरफ फ्लो करेगी, क्या उसका डायरेक्शन होगा। पहले केस में क्या होगा, विंड आपकी कहाँ फ्लो करेगी, हाई प्रेशर, ये 1000 मिल बार मतलब हाई प्रेशर, ये क्या लो प्रेशर,
ये क्या आपका ना, ये सेम प्रेशर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। तो विंड कहाँ से फ्लो करेगी, हाई टू लो। यहाँ विंड मूवमेंट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस कोई है ही नहीं, तो विंड मूवमेंट क्यों होगा। फिर तीसरा केस क्या कहता है कि भैया हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर इधर है, तो विंड किधर मूव करेगी, विंड आपकी इधर मूव करेगी, ठीक। तो इतनी चीजें आपको क्लियर है कि, और सवाल था ये क्या कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों मूव करती है, लो प्रेशर हाई क्यों मूव करती है। तो याद करो, वो लाइन वाले एग्जाम्पल से समझ लेना एक चीजें, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगी। या अगर मान लो कहीं तब भी तुम कुछ इमेजिन ना हो रहा, तो इतना समझ लेना, ठीक, कि हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं याद हो रहा हो, तो वाटर हम जानते हैं क्या, हमेशा क्या है, हाई प्रेशर से मतलब हाई एरिया से लो की तरफ मूव करती है हमेशा। तो ऐसा नहीं कि हाई से हम आप करें लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो याद करने का तरीका क्या होगा, वाटर को इमेजिन कर लेना कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो ये क्या होगी, हाई से लो की तरफ विंड भी आपकी मूव करेगी, ठीक। तो अगर मैं तुम्हें प्रेशर बेल्ट जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, पहला प्रेशर बेल्ट जो था क्या था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरा क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। फिर तीसरा क्या था आपका, सब पोलर आपका हो गया था लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, फिर आपका था हाई प्रेशर। तो अगर मैं तुमसे बात करूँ लो प्रेशर, यहाँ से इतना ध्यान दो, प्रेशर बेल्ट तो आप समझ चुके होंगे आई थिंक। पहला क्या, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। फिर क्या हो गया, ये हाई प्रेशर। तुम खुद बताओ, विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर, तो विंड क्या होगी आपकी इधर फ्लो करेगी, ठीक है। अभी इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे सिर्फ ध्यान दो। विंड जो है ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर, तो विंड किधर मूव करेगी, हाई टू लो मूव करेगी, ठीक है। अभी ये डायरेक्शन मत भूलो, सिर्फ इतना मान लो क्या, सिंपल विंड क्या होगी, ऐसे फ्लो करेगी। अब यहाँ के लो है, यहाँ हाई है, तो क्या विंड आपकी ऐसे फ्लो करेगी। फिर ये हाई प्रेशर, फिर ये लो प्रेशर, क्या होगी, विंड ऐसे फ्लो करेगी। सब हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, तो मैं फिर एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। फिर आपका इधर हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, विंड किधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी। फिर ये हाई लो, विंड किधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी। फिर ये हाई लो, फिर तो विंड आपकी इधर मूव करेगी, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अभी ये नाम वगैरह क्यों है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है, ये ऐसे मुड़ी क्यों है ये भी हम आगे समझेंगे, ठीक। तो अब टॉपिक आता है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी सिंपल भाषा में कहें तो विंड को कौन कौन सी चीजें जो है या कौन कौन से फैक्टर आपको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपके तीन तरह के फैक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। पहला फैक्टर हो जाता है कि आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सेकंड हो जाता है कोरियोलिस फोर्स, एंड थर्ड हो जाता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या आता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जिसे बैरोमेट्रिक स्लोप भी कहा जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मतलब कि ये वो फोर्स होती है जो कि विंड के मूवमेंट को क्या करती है, ड्राइव करती है, यानी इट ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ एयर, या कह सकते हैं विंड को मूव कराती है। यानी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, किसी चीज को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो जो फोर्स आपकी एयर को मूव करती है उसी फोर्स को प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहा जाता है। ये कब प्रोड्यूस होती है, ये तब प्रोड्यूस होती है जब आपका एयर प्रेशर के बीच में, किसी एरिया के दो एरिया के बीच में एयर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जिसे प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तब आपका एक्ट करता है, तब प्रोड्यूस होता है जब प्रेशर ग्रेडियंट के बीच जब इंक्रीज हो, प्रेशर ग्रेडियंट जब जीरो होता है तो कोई तरह की आपकी फोर्स लगेगी नहीं, तो विंड की मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। यानी जब प्रेशर ग्रेडियंट आपका इंक्रीज होता है, यानी इनके बीच में जब डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उससे क्या होती है, फोर्स लगती है, जिसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहा जाता है, और यही फोर्स जो है आपकी एयर की मूवमेंट कराती है, ठीक है। दैट मीन्स द ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, यानी अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, द स्ट्रॉन्गर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लीडिंग टू फास्टर विंड, ठीक है। यानी प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी तेज क्या होगी, आपकी विंड की स्पीड होगी। तो सपोज ये आपका 1000 मिलीबार हो गया, ठीक है, मान लो 100 हो गया, ये मान लो तुम्हारा 90 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 100 हो गया, ये तुम्हारा 80 हो गया, ये तुम्हारा 100 हुआ, ये तुम्हारा मान लो 50 हो गया मिलीबार हो गया। तुम बताओ पहले सेकंड और थर्ड केस में से किस में सबसे ज्यादा विंड मूव करेगी तेज, तो आपको सर थर्ड में, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस जो है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ज्यादा है, ठीक। दिस फोर्स जो है इट ऑलवेज एक्ट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टूवर्ड रीजन ऑफ लो प्रेशर। यानी ये फोर्स जो है, अब जाहिर सी बात है जब विंड आपकी उधर मूव कर रही है और विंड को मूव कराने वाली फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहला रही है, ये क्या होगी, आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगी, एक्ट करेगी, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज इंडिकेटेड बाय द स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स। इसकी स्ट्रेंथ जो है, अगर मैप पे मुझे दर्शानी है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितनी तेज से है लग रही है,
तो उसे हम आइसोबार के बीच में कितना स्पेस है उससे हम बता सकते हैं। यानी किसी मैप में अगर आइसोबार्स जो हों वो क्लोजली स्पेस्ड हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट बहुत स्टीपर है, यानी स्ट्रॉन्गर विंड वहाँ विंड तेजी से बह रहे होंगे। लेकिन किसी मैप में देखो, किसी मैप एरिया में प्रेशर मतलब आइसोबार के का जो स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा वाइडली होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे विंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं, बहुत धीरे फ्लो कर रही होगी। ठीक, प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या कह सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, इट एक्ट परपेंडिकुलर टू आइसोबार, यानी पीजीएफ जो होता है वो आइसोबार के परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो बात भैया मुझे बताना जरूरत नहीं पड़ेगी कि आइसोबार हुआ। तो आइसोबार क्या, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर को दर्शाता है कि यहाँ पे मान लो 1000 हो गया, ये आपका 900, तो विंड इधर से इधर मूव की। ठीक, तो ये क्या हुई, इसके परपेंडिकुलर ही ना हुई भैया, ये क्या हुई आपकी पीजीएफ हो गई, विंड को ड्राइव करने वाली फोर्स। ये क्या हो गया, आइसोबार हो गई। तो क्या दिया है, वही चीज दे रखा है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ये हमेशा क्या होता है, आइसोबार के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये बात आपको डायरेक्ट मतलब इस कहने का मतलब परपेंडिकुलर का ये हुआ कि फोर्स आपकी ऐसा नहीं होगा फोर्स इधर एक्ट कर जाएगी या फोर्स आपकी ऐसे एक्ट कर जाएगी, फोर्स आपकी एक्ट कर जाएगी। फोर्स हमेशा ऐसे ही लगती है, वो तो विंड का डायरेक्शन अभी चेंज कैसे होता है वो हम चीजें पढ़ेंगे, बट फोर्स हमेशा जो है विंड को ड्राइव करने वाली वो हमेशा ध्यान दीजिएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है आइसोबार के। ठीक, इसके बाद वही चीज यहाँ पे दे रखा है क्या कि हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, फिर सेकंड फोर्स आती है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि विंड के वेलोसिटी इन डायरेक्शन को अफेक्ट करती है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या, एक तरह की रेजिस्टेंस, यानी सपोज मान लो कोई आप भारी भरकम चीज खींच के ले जा रहे हो तो क्या होता है, आपको एक तरह की रेजिस्टेंस लगती है। उसी चीज को जब उठा के आप ले जाओगे तो आप देखोगे उतनी रेजिस्टेंस नहीं लग रही है। तो जो रेजिस्टेंस लगती है, रेजिस्टेंस फोर्स जो लगती है वो आपकी फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। ठीक है, यानी इट इज ए रेजिस्टेंस एनकाउंटर्ड, और वही जब आप एयर जो सरफेस से टकरा रहे हैं, सरफेस एयर 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 मूव कर रही हो तो क्या होगी, यहाँ पे एक तरह की फ्रिक्शन इसके ऊपर लगी, तो ये क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल फोर्स आपकी होगी। यानी इट इज रेजिस्टेंस एनकाउंटर्ड बाय एयर एज इट मूव ओवर द अर्थ सरफेस। इट अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मूविंग एयर एंड द सरफेस। तो जाहिर बात, सरफेस और मूविंग एयर के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उससे ये क्या होती है, अराइज होती है। ठीक है, अब जाहिर बात है इट अफेक्ट, ये विंड की स्पीड को जरूर अफेक्ट करेगी, यानी विंड जो होगी ऊपर फ्लो कर रही है तो वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन जब सरफेस के नजदीक जो विंड फ्लो कर रही है तो क्या होगी, जब इंटरेक्शन होगा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगी तो क्या, उसकी विंड की स्पीड जो है इससे अफेक्ट होती है। ठीक है, इट इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इट्स इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड अप टू एन एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर। ठीक है, ओवर द सी क्या होता है, सरफेस द फ्रिक्शनल इज मिनिमम, यानी सी सरफेस के ऊपर क्या होता है, वाटर पे ये फ्रिक्शन कम होता है और लैंड पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन आपका घटता है। ठीक, और ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स आपकी विंड के रिफ्लेक्ट भी करने में भी काम आती है, विंड को क्या करती है, इसका डायरेक्शन चेंज करने में भी काम आती है। ठीक है, वो कैसे आती है उस पर हम ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, फिर थर्ड फोर्स सबसे मेन टॉपिक जो आता है यह आता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि देखिए, जनरली अर्थ सरफेस के ऊपर होना क्या चाहिए था कि हमारी मान लो ये विंड, एक मिनट में आपको ये जनरली होना क्या चाहिए था, ये कि विंड जो थी आपकी, जैसा मैंने बताया हाई प्रेशर लो प्रेशर में विंड आपकी ऐसे फ्लो करनी चाहिए थी। ठीक है, सीधा फ्लो करनी चाहिए थी, बट होता क्या है, बिकॉज ऑफ अर्थ की रोटेशन, ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये विंड सीधा नहीं फ्लो करती बल्कि क्या हो जाती है, यानी ये विंड को कुछ इस तरीके का आना चाहिए था, ऐसा स्ट्रेट आना चाहिए, बट अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये डिफ्लेक्शन फोर्स होता है या कह सकते हैं जो डिफ्लेक्ट होती है, इसी को क्या कहा जाता है, आपका कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन अलोंग इट्स एक्सिस विंड जो है इट गेट डिफ्लेक्टेड, द फोर्स विच डिफ्लेक्ट डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन फोर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इसका नाम बेसिकली जिन्होंने इसके बारे में खोज किया था, जिनका नाम था जीजी कोरियोलिस, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। यानी क्या था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आपकी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपकी इधर लगेगी, जाहिर सी बात है, तो विंड भी आपकी इधर मूव करनी चाहिए थी, बट हुआ क्या, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स क्या हुआ, ये विंड आपकी इधर पहुंची, यहां ना पहुंच के इधर पहुंची, रिजल्ट डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि सपोज अगर आपकी अर्थ हो गई, या आपका इक्वेटर हो गया, तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, साउथर्न हो गया। तो नॉर्दर्न में क्या होता है, विंड जो है इट गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड राइट, और साउदर्न में क्या होता है,
ये क्या होता है, विंड जो आपकी लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज वाई विंड ब्लोज काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या मैंने कहा, दिस इज वाई विंड जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब समझते ना, क्लॉकवाइज मतलब जब कुछ चीज ऐसे मूव कर रही हो, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, काउंटर या क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसे मूव कर रही है। इस वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चली तो इसको ऐसे पहुंचना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हुआ, विंड आपकी लो प्रेशर में क्या हुई, इसको इस तरीके डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट करती है, ठीक है। राइट तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर रही थी तो क्या होता है, ये काउंटर क्लॉकवाइज बन जाता है, ठीक है। वाइल दे ब्लो इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। कैसे मालूम चलेगा कि ये लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा, किसकी बात करे सर, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं। तो देखो, इसे समझाने के लिए भैया एक थे फेरल। फेरल ने अपना लॉ दिया, ये दिया उन्होंने, ये कहा कि इफ वन स्टैंड विथ वन बैक टुवर्ड द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर विंड्स आर कमिंग, दे आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपना जिधर से विंड आ रही है उसकी तरफ क्या करे, अपना पीठ, यानी अगर ये तुम्हारा बैक हो गया, तुम्हारा फेस हो गया, अपना पीठ खड़ा कर दे, पीठ की तरफ करके खड़ा हो जाए, तो क्या होगा, द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द विंड आर कमिंग, तो दे आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़ा होगा और विंड इधर से आ रही होगी तो क्या होगा, इसका राइट कौन सा होगा। जैसे मान लो अभी मेरा राइट ही है, लेफ्ट हो, जब मैं इधर मूव करूंगा तो क्या, मेरा राइट ये हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मेरा राइट ये हो जाएगा, मेरा लेफ्ट ये हो जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड इधर से आ रही है, ये मैं यहाँ खड़ा हो गया अपना पीठ करके, तो क्या होगा, मेरा राइट ये हुआ, लेफ्ट हुआ, तो क्या होगा, विंड आपकी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है। फिर इस केस में देखो, ये क्या हुआ, मेरा बैक हो गया, ये मेरा फेस हो गया, तो ये मेरा राइट हुआ, ये मेरा लेफ्ट हुआ, तो क्या हुआ, विंड आपकी इधर डिफ्लेक्ट हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है विंड आपकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, राइट डिफ्लेक्ट होती है, और अब सबका साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट दे रखा था बुक के अंदर, मैंने सोचा समझा दूं कि जो विंड्स जनरली क्या होता है, लो ओवर लो प्रेशर एरिया, द एयर क्या होता है, कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज होने का मतलब जाहिर सी बात है क्या, कि लो प्रेशर एरिया था, ये मान लो हाई प्रेशर एरिया, ये आपका हाई प्रेशर एरिया। तो क्या मैंने बताया, विंड कहाँ से कहाँ चलेगी, तो विंड आपने कहा सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तरह का कन्वर्ज होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, एक तरह की विंड कन्वर्ज होती है, इसीलिए लिख रखा है क्या, कि लोअर लो प्रेशर एरिया क्या होता है, एयर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। और क्या होती है, राइज क्यों होती है, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो विंड आपकी एक्सपेंड होगी तो क्या ऊपर राइज होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। एंड ओवर हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, विंड अब ये ऊपर जाके क्या होती है, ठीक है, इधर से मैं समझाता हूँ। अभी के लिए जितना मैं पॉइंट करूँ उतना, ये क्या हुआ, लो प्रेशर, इधर कहीं पे मान लो हाई प्रेशर रहा होगा, ठीक, ये आपका हाई प्रेशर, इधर मान लो कहीं लो प्रेशर हुआ होगा। तो विंड पहले कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, तो आपको सर हाई टू लो, ठीक है, तो ये हो गया। विंड कहाँ से फ्लो करेगी, हाई टू लो, फिर ये हो गया, फिर विंड कहाँ से फ्लो करेगी, हाई टू लो, ठीक। अब यहाँ जो विंड आपकी कन्वर्ज हो रही है, इसे कहा गया है कन्वर्जेंस जोन कहा गया है, ठीक, लो प्रेशर का कन्वर्जेंस जोन कहा गया है। अब जब यहाँ पे तुम बताओ कुछ विंड आके टकरा रही है, ऐसे कन्वर्ज होगी, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये इसको इधर क्रॉस कर जाएगी, इसको इधर क्रॉस कर जाएगी, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये नीचे जाने पाए, नीचे तो भैया लैंड है आपका, तो क्या होगा, ये कन्वर्ज होकर ऊपर तरफ राइज होना स्टार्ट करती है। अब जब ये राइज होती है, धीरे धीरे ऊपर पहुंचती, तापमान आपका घटता है, तापमान घटता है तो क्या होती है, विंड आपकी आती है, डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी उसकी क्या होती है, विंड आपकी क्लोज आती है, तो क्या होती है, अब जब क्लोज आती है तो भैया क्या करती है, आपस में जुड़ने लगती है, तो ग्रेविटी भैया एक्ट करेगी, ग्रेविटी एक्ट करेगी तो उसको नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है। अब जब नीचे खींचेगी, तुम बताओ, ये विंड ऊपर पहुंची, यहाँ को मान लो कोल्ड हो गई, अब क्या हुआ, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, बट ये ऊपर नहीं जा पाए, क्यों, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। अब नीचे नहीं जा पाएगी, क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि भैया नीचे से तो हमेशा आपकी विंड आई जा रही, विंड आई जा रही, तो क्या होता है, ऊपर जा नहीं पाएगी, नीचे जा नहीं पाएगी, तो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे डाइवर्जेंस होता है, तो ये होता है आपका ट्रोपोपाज के ऊपर, ठीक है। तो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। अब ये डाइवर्ज होकर फिर क्या होता है, यहाँ पे जब विंड पहुंच रही ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब यहाँ से क्या है, विंड आपका यूं ऐसे जा रहा है, तो यहाँ क्या होता है, लो क्रिएट हो जाता है। तो अब विंड कहाँ से फ्लो करेगी, यूं फ्लो करेगी, यूं फ्लो करेगी, तो वही दे रखा है कन्वर्जेंस, यानी लो प्रेशर के नीचे में क्या होता है, कन्वर्जेंस जो होता है वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, बट ऊपर जैसे जाती है तो अब यहाँ क्या होता है, ऊपर जाके हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर मतलब डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होते फिर क्या होती है, यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। तो वही पॉइंट मेरा कहने का मतलब था, ये दे रखा है क्या, यहाँ क्या होती है, डाइवर्ज होती है, सबसाइड होती है, ठीक। उसके बाद
जो विंड सर्कुलेशन होता है अराउंड लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और इसकी तरफ क्या कहा जाता है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इस साइक्लोन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में समझेंगे। ऑलराइट, यानी प्रेशर कंडीशन है मतलब कैसा था आपका, लो, लो मतलब क्या, साइक्लोनिक कंडीशन। साइक्लोनिक कंडीशन मतलब क्या, पैटर्न विंड डायरेक्शन क्या होगा, तो साउथ नॉर्दर्न में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, साउदर्न में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक, तो ऐसे ही आपका ये भी पढ़ लेना आप। इसके बाद हम समझते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। कोरियोलिस फोर्स, पहला फीचर क्या कहता है कि कोरियोलिस फोर्स जो है इज नॉट इन इटसेल्फ अ फोर्स, रेदर इज एन इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। यानी कोरियोलिस फोर्स जो है कुछ एक तरह की फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है, ये अर्थ की जो रोटेशनल मूवमेंट होती है उसका इफेक्ट है। यानी इट इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, यानी कोई फिजिकल फोर्स जो है किसी चीज को खींच नहीं रहती, हवा कोई खींचती है ढकेलती नहीं। इंस्टेड क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। तो होता है क्या है कि एज अर्थ आपका स्पिन होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वी ऑल नो दैट के हमारी अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। सो द ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर इट्स सरफेस अपीयर टू कर्व और डिफ्लेक्ट इवन दो दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। दिस डिफ्लेक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड द कोरियोलिस इफेक्ट विच हैपेंस बिकॉज द अर्थ रोटेट्स अंडर द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए कई जगह कोरियोलिस इफेक्ट दे रखा रहता है, कई जगह कोरियोलिस फोर्स दे रखा है। ठीक है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा कि इफेक्ट फोर्स वगैरह क्यों दे रखा है। बात कहने का मतलब उसका वही है कि विंड आपकी डिफ्लेक्ट होती है। ठीक, दूसरा क्या कहता है पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोरियोलिस फोर्स तभी इफेक्टिव होती है जब कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो, यानी आप यहीं पे खड़े हो तो आपके ऊपर रोटेशन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही जब मूव करोगे, चाहे वो विंड हो गई, चाहे कोई फ्लाइंग बर्ड हो गई, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो गई, चाहे कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, सब पे ये इफेक्ट होता है, तभी इफेक्ट करेगा जब कुछ चीज मूवमेंट होगी। ठीक, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कोरियोलिस फोर्स affect wind direction and not the wind speed as it deflect the wind direction from expected path। यानी कहने का मतलब यह है कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड के डायरेक्शन को इफेक्ट डालता है, ना कि विंड की स्पीड को। विंड की स्पीड इफेक्ट क्या डालता है, विंड की स्पीड इफेक्ट डालता है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा तो चलती है, प्रेशर डिफरेंस यानी विंड स्पीड जो है प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट ठीक है, तो वही देखा है क्या कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड की स्पीड पे नहीं बल्कि क्या है, विंड की डायरेक्शन पे इफेक्ट करता है। यानी इट अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन नॉट द विंड स्पीड। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इट मींस कोरियोलिस फोर्स डज नॉट स्लो डाउन और स्पीड अप द विंड, इट ओनली अल्टर्स इट डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया, बिकॉज देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ज्यादातर पूछता है यहाँ से मैक्सिमम। ठीक है, फिर चौथा कुछ पॉइंट ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय विंड स्पीड। यानी कहने का मतलब ये कोरियोलिस फोर्स क्या है, ये विंड को डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ना कि विंड की स्पीड को इफेक्ट डालती। बट विंड की स्पीड से होता क्या है कि अगर कोई विंड स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, विंड की स्पीड भले इस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स भले इफेक्ट ना डाले बट विंड स्पीड क्या है इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। यानी अगर कोई विंड बहुत तेजी से चल रही होगी तो क्या होगा, वहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू वर्ड जहां पे विंड आपकी बहुत स्लो चल रही होगी। ठीक है, यानी द फास्टर द विंड मूव the more it get deflected by the Coriolis effect. This is because stronger winds are subjected to greater Coriolis force. In other words, the deflection of wind direction increases with wind speed. ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा कई बार लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, विंड के डायरेक्शन को इफेक्ट डालती है, विंड की स्पीड को नहीं। दूसरा पॉइंट ये कहता है क्या कि विंड की स्पीड कितनी है उस पर उतनी डायरेक्शन क्या कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट करेगी। यानी अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगी, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और अगर स्पीड कम होगी डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक, फिर पांचवा पॉइंट ये कहता है कि इट बिकम मैक्सिमम एट द पोल्स ड्यू टू मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ वाइल इट बिकम जीरो एट द इक्वेटर। यानी क्या दे रखा है कि जो आपकी कोरियोलिस फोर्स है ये इक्वेटर पे जीरो हो जाती है, फिर जैसे हम पोलर की तरफ मूव करते हैं क्या है, इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, ये क्यों होती है, तो इसका बहुत लंबा चौड़ा भैया कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पॉइंट पे हमें नहीं जाना, भाई क्या है बस थ्योरीज वगैरह पढ़नी है। ठीक, फिर छठवां पॉइंट क्या होगा, इट ऑलवेज एक्ट एट राइट एंगल टू दी हॉरिजॉन्टली मूविंग एयर। यानी कोरियोलिस फोर्स जो है, कोरियोलिस इफेक्ट जो है, अगर कोई विंड मूव कर रही हो तो उसके हमेशा क्या है, राइट एंगल पे इफेक्ट करती, भले विंड आपकी इधर डायरेक्ट है। यानी सपोज ये आपका आइसो बार हो गया, पीजीएफ कहाँ लगेगा आपका, मान लो ये हाई प्रेशर, मान लो लो प्रेशर हो गया, आपका हाई हो गया,
पीजेड किधर लगा, अब विंड क्या होगा, विंड को इधर मूव, तो कोरियोलिस फोर्स क्या होगा आपकी इधर इफेक्ट करेगी, बट विंड क्या होगी आपकी कुछ ऐसे लगी, यानी ये दे रखा है क्या, इट ऑलवेज एक्ट एज राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टली, यानी इधर से आप समझो, ठीक है ये पॉइंट, ठीक है ये दे रखा है कि ये जो है हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है टू द मूविंग विंड की, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, कहाँ थे हम भाई, ठीक। अब क्या है तो ये देखो, तो जब आपकी कोरियोलिस फोर्स जो है वो जीरो होगी, जीरो मतलब क्या कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई डिफ्लेक्शन ये कहाँ नहीं होगी, तो आपको होगा सर इक्वेटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है। पहला पॉइंट ये कहता है कि विंड जो है ये प्रेशर ग्रेडियंट के हमेशा पैरेलल होती है, तो ये तो बात सही हुई ना, ये ऐसे बार हुआ है, प्रेशर ग्रेडियंट आपकी इधर लगी, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगी, विंड भी आपकी इधर ही मूव करेगी, तो क्या होती है पैरेलल होती है, जब जब कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है ये पॉइंट ध्यान देना, विंड जो है हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी ऐसे बार के, ठीक है तो परपेंडिकुलर भी है। फिर तीसरा क्या, प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है हमेशा ऐसे बार में ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, चाहे ये डिफ्लेक्शन हो चाहे ना हो, ठीक। फिर अगर जब कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होती है तो क्या होती है, विंड पैरेलल नहीं रहती है, कि विंड क्या होगी आपकी डिफ्लेक्ट करेगी, तो क्या ये पैरेलल होगी, नहीं पैरेलल होगी, अब ना ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक। तो अब यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विंड के बारे में। तो विंड को जो है तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहली विंड जो होती है वो होती है क्या, प्राइमरी विंड, जिसे प्लेनेटरी विंड या परमानेंट विंड भी कहा जाता है। दूसरा होती है क्या, सेकेंडरी विंड, जिसे सीजनल विंड, पीरियोडिक विंड या रीजनल विंड भी कहा जाता है। और तीसरी क्या होती है, टेरेसरी विंड, जिसे लोकल विंड भी कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि प्राइमरी विंड क्या हो गई, सेकेंडरी विंड जैसे मैंने बताया हम लोग इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे, ये जो होगा हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा होगी आपकी लोकल विंड। लोकल विंड में जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि हम ये पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट जो होगा वो हम लोग लेक्चर थर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी वीडियो आपकी कल अपलोड होगी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परमानेंट विंड या प्लेनेटरी विंड किसे कहा जाता है। तो देखिए, ऐसी विंड जिनका डायरेक्शन जो हो मोर और लेस सेम होता है थ्रू आउट द ईयर, उन्हीं विंड को क्या कहा जाता है, परमानेंट विंड कहा जाता है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, क्या परमानेंट मतलब हमेशा परमानेंट रहेगी, जिसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, परमानेंट होता है थ्रू आउट द ईयर, ऐसी विंड को परमानेंट विंड कहा जाता है, ठीक है। एंड सिंस ये जो विंड होती हैं ये पूरे ग्लोब पे क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एंड दीज आर रिलेटेड टू थर्मली एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, जिनके बारे में लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी विंड। क्योंकि प्लेनेटरी विंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि थ्रू आउट द हमारे अर्थ सरफेस पे क्या है ये पाई जाती हैं, ठीक है। इस वजह से इन्हें प्लेनेटरी विंड कहा जाता है। और परमानेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है इनका सेम होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इन विंड के अंदर जो पहली विंड आती है वो क्या आती है, ट्रेड विंड हो जाती है, जिसे ईस्टर्ली विंड भी कहा जाता है। दूसरी क्या होती है, वेस्टर्लाइज हो जाती है। थर्ड विंड जो है आपकी क्या हो जाती है, पोलार विंड हो जाती है। तो पहले तो हम ये समझते हैं आपकी ट्रेड विंड या ईस्टर्ली विंड, जिसे हिंदी में पूर्वा हवा कहा जाता है, ये क्या होती हैं। तो ट्रेड विंड आर द परमानेंट विंड जो कि ब्लो करती हैं या फ्लो करती हैं फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन द बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी आपकी बेसिकली इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से लेके और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में जो आपकी विंड ब्लो करती है उसे ही ट्रेड विंड कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं क्या कि ये क्या होगी आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गई, ये क्या होगी आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गई। तो इसके बीच में जो आपकी विंड बह रही है ना, इसे क्या कहा जाता है, ट्रेड विंड कहा जाता है, ठीक है। अभी इन्हें नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट क्यों लिखा, तो अभी हम आगे समझते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आई। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इनके ओरिजिन ऑफ नेम को समझते हैं कि ट्रेड विंड इन्हें क्यों कहा जाता है। तो देखिए, द टर्म ट्रेड जो है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रेड विच मीन्स टू फॉलो अ रेगुलर पाथ, यानी दीज विंड्स वेयर हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फॉर सेलर अराउंड देम टू नेविगेट लॉन्ग डिस्टेंसेस, दस अर्निंग द नेम ट्रेड विंड, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़े तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स क्या होता है एंड फेरल लॉ, ट्रेड विंड जो होती है डिफ्लेक्ट होती है। तो कोई विंड हो गई चाहे ट्रेड विंड हो गई, सब विंड क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती हैं फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ विंड डिफ्लेक्ट होगी, तो आपको सर राइट। इस वजह से दे आर ब्लोइंग, अब राइट डिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होती है, दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक। और वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्यों कहा जाता है, तो वो हम समझते हैं इधर से।
अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि विंड का नेम किस तरह रखा जाता है, जिस डायरेक्शन से फ्लो करती है, ठीक है। अगर नॉर्मल कोरियोलिस फोर्स वगैरह नहीं लगती तो इसे क्या कहा जाता है भैया, इसे नॉर्थ नॉर्थ विंड कहा जाता है, ठीक है। बट होता क्या है, बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये विंड जो है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो तुम बताओ ये क्या है, इसे हम ना नॉर्थ विंड कह सकते हैं ना तो हम ईस्ट विंड कह सकते हैं। तो क्या है, बीच में जब फ्लो करती है तो इसे इस वजह से क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट विंड कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होती है इसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। और आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड होती है वो यहाँ से इधर फ्लो करती है, तो इसे साउथ क्या, साउथ वेस्ट, ठीक है, क्या कहा जाता है, माफ करेगा, ये इधर से इधर फ्लो करती है तो इसे साउथ ईस्ट विंड कहा जाता है, ठीक। तो ये बात आपको क्लियर हुआ, इसे साउथ ईस्ट और साउथ बेसिकली आप करें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्यों कहा जाता है, ठीक। इसी बाद हमें समझते हैं सर क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करता है, होता क्या है। तो होता क्या है कि विंड, मैंने क्या बताया कि विंड क्या है आपकी हमेशा क्या है, इधर ब्लो करती है, ठीक है। आपकी विंड क्या है, आपकी ऐसे ब्लो करती है, ठीक है, इधर से ऐसे ब्लो करती है, इधर से ऐसे ब्लो करती है। अब होता क्या है कि ये आपका क्या होगा, समुद्र एरिया हो गया, राइट, ये क्या होगा, समुद्र एरिया हो गया, आपका लैंड एरिया हो गया। अब इस इधर आप पॉइंट मत देना, इधर पर आप ध्यान देते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये आप ध्यान दे लो, ठीक है, कि इधर क्या होता है, इधर समुद्र एरिया होता है, इधर से क्या होती है, मॉइस्चर विंड उठाती है। जब मॉइस्चर विंड उठाती है तो क्या होता है, जब लैंड पहुंचती है सारा मॉइस्चर जो होता है इसी साइड क्या होती है, गिरा देती है। यानी सारी बारिश वगैरह जो होती है इसी साइड होती है, इसे ऑनशोर साइड कहा जाता है, ठीक है। अब गिराने के बाद क्या होता है, जब ये इधर पहुंचती है, विंड इधर जब पहुंचती है तो क्या होता है, अब यहाँ पे उतना मॉइस्चर बचता है तो यहाँ बारिश होती नहीं, बारिश नहीं होती, इस वजह से क्या है कि ये क्या कहलाते हैं, आपकी ऑफशोर एरिया, ठीक है। यानी जिधर से विंड बहती है उसे ऑनशोर कहा जाता है, और जिधर विंड लास्ट वाला में, यानी अगर कोई एरिया हो गया इधर से विंड बह रही तो इसे क्या क्या है, ऑनशोर, इसे क्या क्या आ गया, ऑफशोर। अब इधर क्या, इधर सब मॉइस्चर इधर रहेगा, ठीक है। ये मान लो ये एरिया को मैंने उठाया, इधर क्या मॉइस्चर वगैरह सब उठा के लाएगी तो बारिश वगैरह सब इधर हो जाएगी। अब इधर पहुंचते पहुंचते सब मॉइस्चर खत्म हो जाए तो क्या, बारिश वगैरह हो गई तो क्या होता है, इधर डिजर्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वही दे रखा है कि वेन ट्रेड विंड blows from the ocean toward the eastern coast of continent, they bring moisture and often cause rainfall, ठीक है। so as this wind move westward they lose moisture, this is why the western coast of the continent, किसी भी कंटिनेंट का आप वेस्टर्न कोस्ट पे जो देख लो, इन द ट्रेड विंड बेल्ट ऑफ्टन हैव ड्राई क्लाइमेट एंड डिजर्ट, यानी डिजर्ट का फॉर्मेशन जो है ज्यादातर किधर पाया जाता है, आपके कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड पे, चाहे आप ये माउंटेन डिजर्ट ले लो, ठीक है, चाहे आप सहारा डिजर्ट ले लो, ठीक है, कोई भी डिजर्ट ले लो, क्या ये कंटिनेंट के किधर पाए जाते हैं, वेस्ट साइड पे पाए जाते हैं, ना कि आपके नॉर्थ साइड पे पाए जाते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी वेस्टर्ली विंड, जिसे पछुआ हवा कहा जाता है। तो द वेस्टर्ली विंड ऑल्सो नोन एज वेस्टरलाइज आर द प्लेनेटरी विंड दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। कहाँ से ब्लो करती हैं ये, इसको क्या कहा गया, इतने एरिया को ट्रेड विंड कहा गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड ब्लो कर रही थी उसको नॉर्थ ईस्ट कहा गया, इधर साउथ ईस्ट कहा गया। फिर दूसरी विंड क्या आ गया, आपकी वेस्टरलाइज आ गई, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से पाई जाती है, तो हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर के बिल्ड में बेल्ट के बीच में जो आपकी हवा फ्लो करती है उसे वेस्टर्लीज कहा जाता है, चाहे वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया, चाहे आपकी क्या होगी, साउथर्न हेमिस्फीयर में हो गई, ठीक है। क्या हो गया आपकी, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, टूवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है। इनके डायरेक्शन की बात करें तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्लाइज ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसको आप खुद से मैप में बना के या पेपर बना के देख सकते हैं, ठीक है। आप पहले इस मैप पहले बनाओ इसका, ठीक है। ऐसा डायग्राम तो बिना बनाए काम चलेगा नहीं, देखो पहले डायग्राम बनाओ, फिर ऐसे डायरेक्शन वाला बनाओ, डायरेक्शन अगर समझ है तो सीधे आप समझ सकते हो क्या कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, ठीक है। अगर ये मैप आपके दिमाग में छप गया, छपने क्या है, सब समझने के ऊपर है। प्रेशर बेल्ट अगर आपको याद है, विंड आपको पता चल जाए कि डायरेक्शन फ्लो कर रही है। अगर आपको कोरियोलिस फोर्स याद है तो आपको ये समझ में आ जाए क्या कि इधर से किधर विंड फ्लो कर रही है। तो प्रेशर उस, और फिर तीसरी चीज क्या कि दो प्रेशर के बीच बेल्ट के बीच में जो विंड फ्लो कर रही होती है उसे क्या नाम दिया गया, तो उससे क्या डायरेक्शन वगैरह ऑलरेडी अपने समझ में आ जाएगी, ठीक। तो बिकॉज दीज विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, वेस्टर्ली विंड, ठीक। फिर तीसरी तो एक और चीज पॉइंट कि वाइल्ड वेस्टर्ली विंड जो होते हैं और नॉट स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग एज ट्रेड विंड, दे आर व्हाट मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोनाउंस्ड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं इन कंपेरिजन टू आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैंड की मात्रा कम पाई जाती है
और अभी हमने देखा था क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है क्या लैंड पे ज़्यादा लगती है, वाटर पे कम लगती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स वाटर पे कम लगेगी तो क्या यहाँ विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होता है, जब विंड इधर बहती है तो उसको अलग अलग नाम दे रखा गया है, ठीक है। यानी स्पेशली बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लार्ज लैंडमास, ठीक है। तो दीज विंड गेन स्ट्रेंथ ओवर द वास्ट ओशियन लीडिंग टू देयर हिस्टोरिकल निकनेम। तो जो 40 से 50 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, ये सब साउदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, कि बीच में जो ट्रेड विंड माफ करेगा वेस्टर्ली विंड बहती है उसे रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। 50 से 60 के बीच में जो विंड बहती है वेस्टर्ली उसे फ्यूरियस फिफ्टीज कहा जाता है। और 60-70 के बीच में जो विंड बहती है उसे स्क्रीमिंग सिक्सटीज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोरिंग फोर्टीज किस के बीच में बहती है, ठीक है, कि वेस्टर्ली विंड को और क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। रोरिंग फोर्टीज को ईस्टर्ली विंड कहा जाता है कि वेस्टर्ली कहा जाता है कि पोलर कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछते हैं और पूछते आए हैं, ठीक है। जब हम एमसीक्यू वाला चैप्टर इसका पढ़ेंगे, एमसीक्यू जब वीडियो में बनाऊंगा तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ऑलराइट, फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि पोलर ईस्टर्ली विंड आता है। तो पोलर ईस्टर्ली विंड क्या है, जिसे पोलर ईस्टरलाइज भी कहा था। ईस्टरलाइज क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया ईस्टर ईस्ट की तरफ से फ्लो करती है, ठीक है। एक मिनट मैं दिखा दूं क्या, इन्हें पोलर ईस्टरलाइज क्योंकि ईस्ट की तरफ से फ्लो करती है। इन्हें क्या है पोस्ट, देखिए ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, बट क्या होता है अभी हमने देखा कि डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है इधर बढ़ता रहता है। तो क्या होती है विंड आपकी कुछ और ऐसे ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, जो आपको मैप बनाने का पॉइंट हो गया ना, ठीक है। इसलिए दे रखा है पोलर ईस्टर्लीज कहा जाता है। ये क्या होता है, दीज आर द कोल्ड विंड। कोल्ड विंड क्यों होते हैं भैया, क्योंकि ये पोलर बेल्ट से आपका सब पोलर की तरफ लो प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं, इधर से इधर आते हैं। तो पोलर पे क्या है तापमान कम होता है, इसी वजह से क्या होती है कोल्ड विंड होती है, ठीक है। दैट ब्लो फ्रॉम व्हाट पोलर हाई प्रेशर एरियाज टूवर्ड दी सब पोलर लो प्रेशर एरियाज इन द बोथ हेमिस्फीयर। डायरेक्शन वगैरह आप एक बार यहाँ से पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। ये हो गया आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ विंड, जो कि परमानेंट विंड के बारे में चीजें थी, ठीक है। सेकेंडरी विंड जैसे मैंने बताया इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। अब हम समझते हैं क्या भैया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ विंड में लोकल विंड के बारे में। तो लोकल विंड आर द विंड दैट डेवलप ड्यू टू लोकल डिफरेंसेज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो तो आपका जो ट्रेड विंड था वो तो ओवरऑल एक जनरल विंड का सर्कुलेशन था, ठीक है। अब कई बार क्या होता है किसी लोकल डिफरेंसेज भी कई जगह क्या क्रिएट हो जाते हैं। लोकल डिफरेंसेज कारण क्या है आपकी जो विंड बहती है उसे लोकल विंड कहते हैं। सच विंड्स अफेक्ट स्मॉल एरियाज इन एक्सटेंट एंड कन्फाइंड टू द लोवेस्ट लेयर ऑफ द टोपोस्फियर। जो सबसे ज्यादा एरिया को विंड अफेक्ट करती परमानेंट विंड हो गई, फिर उससे छोटे में जो आती सीजनल विंड हो गई, फिर सबसे छोटे एरिया क्या आ गई लोकल विंड हो गई, ठीक है। तो लोकल विंड में सबसे पहले जो विंड आती है वो आती है क्या लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो एज यू नो हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि लैंड जो है और सी जो है दे डू नॉट हीट और कूल इन द सेम मैनर, ठीक है। ड्यूरिंग टेन टाइम क्या होता है लैंड जो होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, और ड्यूरिंग नाइट क्या होता है लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडा पड़ जाती है। ऑन द अदर हैंड सी और या वाटर बॉडी जो होते हैं दे गेट हीटेड एंड कूल्ड वेरी स्लोली। यानी लैंड के कंपेरिजन में वाटर जो है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होते हैं। क्यों होते हैं, तो इंसुलेशन वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इन इट इज दिस अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग दैट कॉजेज द लैंड एंड सी। अब क्या होगा लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा तो वहाँ लो प्रेशर, यहाँ विंड, ये क्या होगा ये अभी गर्म नहीं होगा तो क्या हाई प्रेशर होगा, तो क्या होगा इधर से विंड ब्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो वही आपकी लैंड सी ब्रिज कहलाती है, ठीक है। तो होता क्या है एज द लैंड गेट हीटेड क्विकली ड्यूरिंग द डे टाइम द एयर इन कॉन्टेक्ट विद क्या होगी, ये एयर आपकी क्या होती है इन कॉन्टेक्ट विद द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड एंड एक्सपेंड एंड ड्राइगेज अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड, ठीक। सो दिस लो प्रेशर, अब यहाँ क्या होगी ये अभी उतनी जल्दी गर्म हुई नहीं होगी तो गर्म नहीं होगी। तो हमने समझा था कि एयर जो डायरेक्टली गर्म होती नहीं है, एयर जो है पहले नीचे का एरिया लैंड वगैरह वाटर गर्म होगी, फिर वो क्या करती हैं आपकी एयर को गर्म करती हैं। तो ये क्या होगी उतनी जल्दी गर्म हुई नहीं है, पहले गर्म होकर अपनी लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब ये क्या हाई प्रेशर एरिया हो गया, तो विंड क्या होती है इधर से इधर फ्लो करना हो जाती है। तो ये जो विंड आपकी सी की तरफ से लैंड की तरफ फ्लो करती है क्या कहा जाता है आपके सी ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज दिन के टाइम क्या होता है लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो विंड क्या होती है आपकी सी की तरफ से लैंड की तरफ बढ़ना फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और वही उसका उल्टा हो जाता है, उल्टा क्या होता है नाइट की तरफ क्या होती है लैंड जल्दी ठंडा हो जाती है, तो यानी हाई प्रेशर एरिया। सी क्या है जल्दी उतनी जल्दी ठंडा हो नहीं पाया, अभी क्या है गर्म ही है तो लो प्रेशर एरिया। तो विंड क्या होगी आपका लैंड की तरफ से इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो लैंड की तरफ से सी की तरफ फ्लो करती है इसे लैंड ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। लैंड ब्रिज क्यों, क्योंकि जिधर से विंड फ्लो करती है उधर से उसका नाम दिया गया।
ठीक, फिर दूसरी आती है क्या, माउंटेन एंड वैली ब्रिज। माउंटेन एंड वैली ब्रिज ने अप वैली ड्यूरिंग डे टाइम एंड डाउन वैली ब्रिज भी कहा जाता है। इनफैक्ट दीज आर लोकल एज वेल एज ड्यूरनियल भी होते हैं, यानी पीरियोडिक विंड द डायरेक्शन ऑफ विच आर रिवर्स्ड ड्यूरिंग 24 आवर। ठीक है, डे के टाइम क्या होता है, जो स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स जो होते हैं एडजॉइनिंग द वैलीज, दे रिसीव डायरेक्ट सनरेज ऑफ द सन एंड बिकम हीटेड। ये क्या होते हैं, स्लोप डायरेक्ट सनरेज इनको मिलता है तो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब जब गर्म हुए तो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, ये क्या हो गया, हाई प्रेशर। तो विंड क्या होती है कि वैली की तरफ से इधर माउंटेन तरफ क्या करती है, फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से क्या कहा जाता है, वैली ब्रिज कहा जाता है। तो हेंस द प्रेशर इज लो ओवर द स्लोप, लो प्रेशर एरिया, and relatively high in the what, valleys below. So as a result, during daytime wind start to blowing from valley toward the slope and they are called as what, valley breeze। ठीक, फिर आपकी आती है क्या भैया दूसरी, देखो एक तो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होने का ये हो गया कि यहाँ पे विंड क्या है, कम है। अब होता क्या है, ये आपका स्लोप है, ये विंड जो है राइज होती है, फिर हम जानते हैं राइज होते होते क्या होती है, फिर यहाँ पे ठंडा पड़ती, ठंडा पड़ के फिर इधर ही नीचे आती है। तो ये भी क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट करने का एक रीजन हो गया। ठीक, तो ये पॉइंट आप समझ आए। तो अब क्या होता है दूसरा पॉइंट, तो आफ्टर सनसेट क्या होता है, तो स्लोप्स जो हैं दे कूल रैपिडली एंड बिगेन टू कूल द एयर एडजेसेंट टू, अभी क्या है, ये जल्दी ठंडी हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू दिस एरिया। ये क्या होगी भैया, यहाँ हाई प्रेशर, ये क्या होगा, लो प्रेशर। तो विंड क्या होगी, इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सो द कूलर एंड हैवियर एयर स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द माउंटेन साइड टू द वैलीज। दिस इज रिवर्सल ऑफ विंड ब्रिज एंड इज नोन एज माउंटेन ब्रिज। तो यहाँ क्या होती है भैया, माउंटेन ब्रिज। अब यहाँ क्या होती है, ये वार्म एयर होता है। वार्म एयर क्या होता है, जब यहाँ से कोल्ड एयर आएगी तो वार्म एयर क्या होंगे, ये ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन क्रिएट होता है। क्यों, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, हाइट के साथ घटना चाहिए, बट इस माउंटेन ब्रिज के दौरान क्या होता है कि माउंटेन में जब रात के टाइम क्या होता है कि ये कंडीशन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यानी ऊपर की हवा क्या होती है, गर्म होती है, नीचे की तरफ हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है। इसीलिए यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं क्या, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर के बारे में। ठीक है, तो द मॉडर्न स्कूल एनविसेजेज अ 3 सेल मॉडल। सेल मॉडल मतलब क्या, कि अभी मैं पढ़ा था कुछ देर पहले कि विंड जो हो रही थी कन्वर्ज हो रही थी, कन्वर्ज होकर ऊपर राइज हो रही थी, राइज होकर फिर क्या यहाँ पे ऐसे एक इनका सेल बन रहा था। तो वैसे हमारे अर्थ के ऊपर जो 3 सेल बनती हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर। पहली सेल क्या होती है, ट्रॉपिकल या हेडली सेल कहा जाता है। इनका नाम जो है इन व्यक्तियों ने खोजा था, इस वजह से इनके ऊपर पड़ा। दूसरा क्या होता है, पोलर फ्रंट सेल या मिड लैटिट्यूड सेल या फेरल सेल कहा जाता है। नॉर्मली फेरल सेल के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। फिर दूसरा क्या आपका पोलर सेल या सब पोलर सेल। ठीक है, तो हेडली सेल जो है ये कहाँ से कहाँ बीच में पाया जाता है, तो आपकी जो ट्रेड विंड होती हैं ये उनके बीच में जो आपकी सेल पाई जाती है, जो उनका एक सर्कुलेशन बनता है, वही आपकी हेडली सेल कहलाती है, जो कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर और हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में पाया जाता है। फिर दूसरा क्या होता है आपका फेरल सेल। दिस सेल इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्ली विंड व्हाट along with सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड फेरल सेल। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रख लो किसके बीच में पाया जाता है, इससे ज्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ऑलराइट, तो अभी तक हम लोग आपका इतना टॉपिक जो है, ये टॉपिक जो हो गया ये सब कवर कर चुके हैं। बाकी ये टॉपिक हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करने वाले हैं, और ये जो टॉपिक बचे हुए हैं सब, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम बेसिकली लोकल विंड के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी क्या आपके हॉट एंड कोल्ड विंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।